जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें, शोपियां के नौपुरा नदीगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। फिलहाल हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन जारी है। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। इरशाद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे इरशाद से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ है। नौपुरा नदीगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर हुआ। फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया है और फिलहाल हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, तफसीलात बताएं। 4 किलोमीटर दूर ये गांव है, नादीगांव गांव का नाम है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को आज करीब 12 बजे के करीब यहाँ पे मुस्तदिका इत्तला मिली थी कि इस गांव में 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसी को लेकर इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। पूरे जो इलाके में एग्जिट और एंटर पॉइंट थे उनको सीज कर दिया गया ताकि यहाँ से मिलिटेंट भाग न निकल पाए। तो उसके साथ ही जैसे ही वहाँ पे टारगेट हाउस की तरफ यहाँ की फोर्सेस बढ़ गई तो वहाँ पे जो एक मिलिटेंट है वो बाहर निकल गया। तो उसी पहले ही इनिशियल स्टेज में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है और ये बताया जा रहा है जराये से हमारे पास जो खबर है कि अभी भी एक मिलिटेंट है जो छुपा हुआ है। तो यहाँ पे मुनज़्ज़म मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कल इसी इलाके में शमसीपोरा नामी गांव में एक पुलिस एहलकार को टारगेट किया गया था मिलिटेंट की तरफ से। वो जख्मी हुआ था। वो बादामी बाग जो कैंटोनमेंट है वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। तो उसके तुरंत बाद कुछ ही घंटों के बाद तो कल से ही पूरा इलाके को घेरे में लिया था और आज सुबह जो 12:30 के करीब जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। मुनज़्ज़म इरशाद, कल जो हमला हुआ था उसमें यही मिलिटेंट मुलव्विस थे? देखिए मुनज़्ज़म, ये बात हम सही तरीके से नहीं कह सकेंगे कि यही मिलिटेंट उस हमले में शामिल हुई। ये बाद में पता चलेगा अगर सिक्योरिटी एजेंसी या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस बात की जानकारी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो है यही एक इलाका है जहाँ पे कल जो है पुलिस एहलकार को गोली मारी थी। किस तंजीम से वाबस्ता है इरशाद? क्या इस बारे में कोई इत्तला मिली है? मुनज़्ज़म, अभी एनकाउंटर अभी जारी है। जब तक पूरी तरीके से एनकाउंटर खत्म नहीं हो पाता है तो उसके बाद पता चलेगा क्या ये फॉरेन। ये भी बताया जाता था कि 2 मिलिटेंट यहाँ पे जो छुपे हैं उसमें एक जो है एक फॉरेन है जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जराये से खबर है इसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये जो है एक मिलिटेंट ये बताया जा रहा है कि शुपियान का रहने वाला है। तो फिलहाल जो हमारे पास यही एक खबर है। तो अभी जो दोनों मिलिटेंट है किस तंजीम से किस नेटवर्क के साथ ये है अभी इसकी तो पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। मुनज़्ज़म, इरशाद, इस इलाके में क्या इंटरनेट सर्विसेज बहाल है? मुनज़्ज़म, जैसे आपको पता है कि जब भी एनकाउंटर होता है तो इंटरनेट जो सर्विस है उसको बंद कर दी जाती है। लेकिन आज जो है इंटरनेट को खुला ही रखा गया है, इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है। तो इस वजह से आज इस तरह का पहली बार हुआ कि कई बार यहाँ पे जो है यहाँ के जो लोकल है या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है इन्होंने कई बार यहाँ के एसएसपी और जितने भी यहाँ पे बड़े आला अधिकारी है फौज की कि यहाँ पे जो इंटरनेट है बंद नहीं होना चाहिए ताकि जो है उसका जो असर जो है यहाँ के स्टूडेंट्स पे पड़ता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। उस वजह से कई महीनों से इंटरनेट जो है खुला ही रखते हैं। इरशाद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को जमानत मिली है। रियासती सदर उस्मान गनी को जमानत मिली है। भारत माता की जय नारे के सिलसिले में मुतनाज़ा बयान दिया था। हिंदू तंजीमों ने अलकिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से उस्मान गनी फरार थे। अब मकामी अदालत ने जमानत मंजूर की है। तो कर्नाटक से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर उस्मान गनी को जमानत मिल गई है। आपको बता दें, भारत माता की जय नारे के सिलसिले में उस्मान गनी ने मुतनाज़ा बयान दिया था। वहीं गुज़िश्ता चंद दिनों से उस्मान गनी फरार थे। अब मकामी अदालत ने जमानत मंजूर की है।
आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल खिताब किया। बीजेपी कारकुनों से वर्चुअली वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। कहा कि मौजूदा बजट तरक्की पसंद बजट है और ये बजट नई उम्मीदों को परवान बख्शेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। पीएम ने कहा कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान से मुतल्लिक नजरिए में मुस्बत तब्दीली आई है। जदीद हिंदुस्तान की तख्लीक के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। बजट का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत सराहना हुई है और आपने भी देखा होगा कि इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट के हवाले से रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं शरद पवार ने भी इस बजट के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत का ये 7वां बजट था। आम आदमी को तवक्का थी कि ये हुकूमत टैक्स में कुछ रिलीफ देगी, खासकर नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बजट के बाद उन्हें मायूसी हुई है। ये मुल्क बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मुनहसर करता है। किसानों ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बजट किसानों की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतरा है और इस शोबे से वाबस्ता लोगों का रद्द-ए-अमल भी मायूस कुन नजर आ रहा है। सर्वसामान्य माणसाची एक अपेक्षा अशी होती की हे सरकार हळूहळू सामान्य माणसांच्यावर जी कर आखणी आहे ती खाली आलेली कमी करेल आणि विशेषतः नोकरी व्यवसायाच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या लोकांच्या अपेक्षा टॅक्सेशनच्या संबंधीच्या अधिक असतात, पण ही बजेट फायद्याच्या नंतर त्यांच्या फर्जामध्ये निराश आलेली आहे।
वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के यूपी के हवाले से दिए गए बयान पर भी रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट ने कहा है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान इंतहाई काबिल मजम्मत है, उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये पूरे उत्तर प्रदेश की तौहीन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए बजट में कुछ नहीं है क्योंकि वहां अभी कोई इलेक्शन नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने सचिन पायलट से बात की, आइए देखते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से बात करते हैं। सर, कल बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जीरो सम बजट है, उस पर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया है और कहा गया यूपी टाइप स्टेटमेंट है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के वित्त मंत्री किसी विपक्ष के नेता का इस तरह उसके बयान की बात करें। और जो जिक्र उन्होंने किया, जब कहा कि यूपी टाइप स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है? मतलब उनकी जो मानसिकता और सोच है उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति, वो ज़बान पे आ गई है। और ख़ासकर तब जब चुनाव आ रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर कोई व्यक्ति एक प्रदेश, एक प्रांत के लोग और समाज के बारे में जो सोच रखता है, मुझे लगता है कि बड़ा निंदनीय है और इस बात की उनको क्षमा मांगनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा कि ये जो बजट है इसमें किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग, उन सब लोगों की अनदेखी की गई है। तो उस बयान पर तो हम सब कायम हैं ही। और मैं सोचता था कि क्योंकि अभी 3 साल बचे हैं, ये सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, खासकर कृषि और मध्यम वर्ग के क्षेत्र में, उन्होंने किया नहीं। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के लिहाज से इस बजट को कैसे देखते हैं? ये बजट तो ले दे के चंद लोगों की मदद करने का है, बाकी काल्पनिक है। अब आप देखिए, जिस सरकार ने सत्ता में आते ही पंचवर्षीय योजना बंद कर दी, 5 ईयर प्लानिंग होती थी हमारे यहाँ, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया और 25 साल की बात कर रहे हैं। मतलब इतना दूरदर्शी बना दिया कि आज कुछ करना नहीं चाहते। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 की 25 भाजपा के पास हैं। फिर भी राजस्थान को किसी दृष्टि से कहीं पर कोई लाभ देने का उन्होंने सोचा भी नहीं, क्योंकि चुनाव दूर हैं, अभी 1.5-2 साल हैं। इसलिए ना तो वहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसको प्रधानमंत्री जी खुद राजस्थान में आकर घोषणा करके गए थे कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे राजस्थान के 13-14 जिलों को लाभ मिलेगा सिंचाई का, पीने के पानी का। हमारी पुरानी मांग है, उसको बिल्कुल जिक्र नहीं किया। और राजस्थान के लिहाज से तो इस बजट में। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुंटूर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें, गुंटूर के तारीखी जिन्ना टॉवर तनाज़े को खत्म करने और शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुस्लिम लीडरों ने एक अहम फैसला लिया है। जिन्ना टॉवर को कौमी तिरंगे के रंगों से रंग दिया गया है। गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में मुस्लिम लीडरों, MLC और कई और के साथ मेयर मनोहर नायडू ने इजलास मुनक्किद किया। इजलास में 3 फरवरी को टॉवर के अहाते में कौमी परचम लहराने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि हिंदुत्व ताकतों की जानिब से जिन्ना टॉवर को मुतनाज़ा बताते हुए सियासी फायदे की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी लीडरों ने जिन्ना टॉवर को मुनहदम करने का मुतालबा किया जा रहा था और यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराने की कोशिश की थी। मकामी अवाम और GMC हुकाम ने जिन्ना टॉवर को हिंदुस्तानी रंग में रंग दिया। जिन्ना टॉवर के बारे में ये पूरा गड़बड़ करना हो गया प्लान था, पूरे मिल को इसे क्या करे बोलते ऐसे तरीके को बोलने को ये हिसाब से करे तो अब क्या भी निष्ठुने है, वो भी जब बोलने का नहीं, बहुत अच्छा काम करे। కలిసి మరి ఇక్కడ జాతీయ పతాక ఎగరవేయడానికి మేమందరం కూడా ఏకైక తీర్మానం చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, మీరు ఒకటే ఆలోచించుకోండి, ఈ భారతదేశంలో మనం పుట్టాం, ఇక్కడే సస్తాం, ఇక్కడే ఉంటాం. పోయేవాళ్ళు ముస్లింలు మత పెద్దలు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, కానీ భారతదేశంలో ముస్లిం ప్రతి ఒక్కరు కూడా భారతదేశం కోసం ప్రాణం అర్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మేము ఇక్కడ జాతీయ పతాకం ఎగరవేయడానికి మేమందరం కూడా సిద్ధమై ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. नाज़रीन, पूरे मुल्क में कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें, अमवात का आदाद शुमार देखकर तशवीश भी जाहिर की जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि कमी भी पॉजिटिव केसेस में देखने को मिल रही है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,61,386 अफराद में मर्ज की तस्दीक हुई है, जबकि मुल्क में कोरोना मरीजों की अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा तशवीश का बाइस बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में 733 अफराद वायरस से मौत के शिकार हुए हैं। तीसरी लहर में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा अमवात दर्ज की गई है। इसी दौरान 2,81,109 अफराद डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 167
करोड़ से जायद वैक्सीन डोज लोगों ने ली है। बुलंदशहर में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। कह रहे आने दीजिए सरकार, हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा लेकर के आ रहा है। फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ साथ डिजिटल युग में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। तो वहां पे नौजवान, क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई भूमि और जन्मभूमि यही अतरौली, यही मित्रों, मैं भूल नहीं सकता। मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना, तितर मितर संगठन बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया। राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें बनी। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे मगर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि काम। अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत में गुज़िश्ता बरस 12 नवंबर को मालेगांव शहर में बंद और एहतजाज किया गया था, जो पुरअमन था, मगर दिन के ढलने के साथ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। इस तशद्दुद के मामले में मालेगांव पुलिस ने दर्जनों अफराद के खिलाफ अलग अलग दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए। 55 अफराद भी अभी तक हिरासत में हैं। उनकी हिरासत को 80 दिन से जायद हो गए हैं, पर उनकी जमानत नहीं हो पाई है। इस मामले में दस्तूर बचाओ कमेटी ने मांग की है कि इस मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल हो, जिसका जैसा जुर्म है उस पर उसी के हिसाब से मुकदमा चले, लेकिन जो बेगुनाह हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
12 नवंबर को जो मालेगांव शहर में बंद था अहनत रसूल की मजम्मत में, और उस बंद में जो वाक़यात हुए और उसमें जो सख्त कलमे लगी, जिसमें तकरीबन 55 से ज़्यादा अफराद जेलों में हैं, और पुलिस को और इंतज़ामिया को समझाने के लिए कि अब वक्त जो है वो हम लोगों पर बहुत मुश्किल है। मेरे शौहर भी जेल में हैं, भले ही मुझे माली तौर पे कोई मुश्किलात नहीं आ रही हो, लेकिन जज्बाती तौर पर और हर मामले में मुझे कमी महसूस होती है। तो जिस तरह मालेगांव शहर के बाकी ख़ानदान परेशान है, उसी तरह मैं भी परेशान हूँ। और दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से आज हमने अलामती तौर पर 3 लोगों का धरना किया था, जो मुल्जिम हैं उनके घर से 3 लोग ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर हमारा मुतालबा ये था कि चार्जशीट जो है वो अब दाखिल कर दी जाए, और सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देना अहम बात नहीं है। चार्जशीट में बहुत सख्त कलम लगी हुई है। जो लोग इसमें किसी तरह के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शामिल ही नहीं थे, कहीं कैमरे में भी नहीं है, कहीं अखबार में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे जो शामिल थे लेकिन उनका मामूली सा रोल था। कुछ लोगों ने तकरीर की और कुछ लोगों ने उससे ज़्यादा किया होगा, लेकिन उनके रोल के हिसाब से चार्जशीट में उनका जुर्म बताया जाए, ये हमारी बड़ी मांग ये थी। चार्जशीट तो 90 दिन में दाखिल होना ही है, लेकिन उनके किरदार के मुताबिक उनके ऊपर रोल बनाया जाए चार्जशीट में, ये हमारी ख़ास मांग थी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।